पाकिस्तान से करम इलाही गोंदल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप इस तमाम तर तनाज़े को देख रहे हैं, क्या कुछ रीड कर पाए हैं? सबसे पहले तो देखें ये जो तनाज़ा है ये कोई फ़ौरी नौइयत का नहीं है, ये बहुत देरीना मामला है, चला आ रहा है। जब से ईरान में इन्क़लाब आया है तब से वो खटक रहा है, ईरान का निज़ाम हुकूमत मुख़्तलिफ़ ममालिक की हुकूमतों को खटक रहा है और वो उसे अपने लिए थ्रेट समझते हैं। इज़राइल जो है वो ख़ास तौर पर ईरान के मौजूदा रजीम को एक बहुत बड़ा ख़तरा बनाकर दुनिया के सामने पेश करता आया है और जो मौजूदा इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू ये तो आप के भी इल्म में है कि मिड 90s से ही ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खतरा बनाकर पेश करते आ रहे हैं और अक्सर व बेशतर हमने देखा है मैंने 1992 में जो है वो मीडिया जॉइन किया था और तब से अब तक बारहा मैंने पढ़ा भी है इज़राइली हुकूमतों की तरफ से भी और अमेरिकन्स और यूरोपियंस की तरफ से भी कि ईरान जो है वो चंद महीनों में या 1 साल में जौहरी हथियार बनाने के काबिल हो जाएगा। वो चंद महीने और 1 साल जो है वो आज तक मुकम्मल होते मैंने नहीं देखा है। असल जो तनाज़ा है उसका बैकग्राउंड समझने की मेरा ख़्याल है अच्छा ज़रूरत है। जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है, मैं नहीं समझता कि वो कोई खतरा है या वो जौहरी हथियार बनाने जा रहे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम अमेरिका और फ्रांस के ताउन से रज़ा शाह पहलवी के दौर में शुरू हुआ था और उसका मकसद जो है वो पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई का इस्तेमाल था। एनर्जी हासिल करने के लिए और एनर्जी की जो ज़रूरियात है वो पूरी करने के लिए। जब ईरान में इन्कलाब आया है, उसके बाद ये थोड़ा-सा स्लो डाउन हो गया था जौहरी प्रोग्राम, फिर उसके बाद दोबारा जो है वो इसे शुरू किया गया और मुझे याद पड़ता है, आपकी नज़र से भी गुज़रा होगा कि इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह से एक बार जो है वो फ़तवा माँगा गया था कि जौहरी हथियार बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो उन्होंने बरमला और वाज़ेह कहा था कि जो बड़े पैमाने पर इंसानों की ज़िंदगियों को ख़त्म करने वाले हथियार हों, वो नहीं बनाने चाहिए, ये फ़ॉरबिडन है। तो ईरान की तो तयशुदा पॉलिसी है, फिर ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में वो वाहिद जौहरी प्रोग्राम है, जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं, जो सबसे ज़्यादा जो है वो वहाँ पे जो है वो इंस्पेक्टर्स हैं, आईएईए के जो है मायनाकार वहाँ मौजूद होते हैं, एक-एक इंस्टॉलेशन चेक हो रही है और ख़ास तौर पर 2015 का जो एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका, यूरोप और ईरान के दरमियान, तब से जो है वो आलमी मुआयनाकार ईरान के जौहरी तनसीबात पे मौजूद हैं। वो देख रहे होते हैं कि कितनी यूरेनियम अफ़ज़ूदा हो रही है, किस लेवल पे अफ़ज़ूदा हो रही है और वो अभी तक मौजूद हैं। 2018 या 19 मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। ट्रम्प साहब जब पहले बरसरे इक़्तिदार आए थे, उन्होंने उस माहदे से दस्तबरदारी इख्तियार की और वो मुआहदा जो है वो एक किस्म का तात्तुल में चला गया, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने आलमी मुआयनाकारों को ईरान से नहीं निकाला। वो अब भी जो है उसकी इंस्टॉलेशंस की निगरानी कर रहे हैं और रिपोर्ट्स जो है वो आईएईए को दे रहे होते हैं। जब करम ये इलाही सारा गौंसल कुछ साहब, है मैं सर आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी। आप अपनी बात ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब इमाम खुमैनी ने मना किया, फॉरबिडन है कि जिससे ज़्यादा इंसानी जानों के जाने का खदशा हो और ये नहीं बन रहा, इसके आज तक कोई सबूत भी नहीं मिले, वहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स भी मौजूद हैं, वो भी देखती रहीं। जो मिसाइल्स रखे हुए हैं छोटे मोटे, कोई मिसाइल लॉन्चर्स, कोई इस तरह के जो खुद छोटे पैमाने पे कोई भी किसी भी कंट्री का हक है कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखे, अगर वो भी नहीं ईरान रख सकता और वो भी सारे तबाह किए जा रहे हैं, तो फिर क्या ईरान सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ लिया करे और बाकी सारे अपने हथियार दफना दे और अमेरिका के हवाले कर दे कि ठीक है हम ऐसी कंट्री हैं, हमें किसी गन की, किसी पिस्टल की ज़रूरत नहीं है? और सर अगर वो आपके ख्याल में कि ईरान ये जो हथियार है वो हथियारों के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा या करेगा मुस्तकबिल में एटमी सलाहियत को, तो फिर ईरान को क्या निगोशिएशन करके, क्योंकि ये ऑफर्स तो माजी में भी उसको हो चुकी हैं कि वो अगर इससे दस्तबरदार हो जाए तो उसमें उसकी जो किस्मत है वो तब्दील कर दी जाएगी। फिर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ जिससे एक आम ईरानी जो शहरी है वो भी मुतासिर होता है, ईरान की अपनी जो मईशत है वो भी मुतासिर होती है, तो फिर ईरान आखिर ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहा है? देखें ईरान जो है ईरानी जो है ना वो बड़े
आप ये समझ लें कि बड़ी बावकार कौम है और उनमें हमीयत और गैरत जो है वो बहुत ज़्यादा है। ईरानी जो है वो कभी किसी के गुलाम नहीं रहे जैसे हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं। हाँ, उन्होंने जंगें भी देखी हैं, उन्होंने अपनी जो है वो जंगें लड़ी भी हैं। उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है कि अगर एक सलाहियत कोई और मुल्क अपने मुफ़ादात के लिए हासिल करना चाहता है और उसे हक़ हासिल है, तो हमें भी ये हक़ हासिल है कि हम पुरअमन मकासद के लिए ये जोहरी सलाहियत हासिल करें और जो अपनी एनर्जी नीड्स हैं उनको हम पूरा करें और ये वाक़ई उनको हक़ हासिल है। जब एनपीटी उन्होंने साइन किया हुआ है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में वो सिग्नेचरी हैं, तो उसके बाद तो कोई मसला ही नहीं है। ईरान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? ईरान चूंकि इससे कबल भी अफगानिस्तान नहीं था, उसने पाबंदियों के बावजूद भी बहरहाल वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहाँ पे दीगर चीज़ें मौजूद हैं। तो ईरान मुतहम्मिल होगा कि उसको भी इसी तरह से एक दफ़ा मुकम्मल मलियामेट कर दिया जाए, वहाँ पे जो फ़ौजें हैं दीगर ममालिक की वो एंटर हो जाएँ और फिर चाहे वो जंग फिर 10 साल चले, 20 साल चले, बहरहाल मॉडर्न डेज वारफेयर में एक दफ़ा आने के बाद फ़ौजों को वापस तो जाना ही होता है, लेकिन उसके बाद जो वो मुल्क है वो शायद कई सदियां पीछे पहुंच जाता है। तो क्या ईरान कम से कम इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है? देखें, आपकी बात जो है वो बिल्कुल बजा है कि क्या ईरान इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है, लेकिन आप ये मद्देनज़र ज़रूर रखें कि अफ़गानिस्तान के पास तेल की ताकत नहीं थी, दौलत नहीं थी और ईरान के पास जो है वो तेल की दौलत मौजूद है और वो दोबारा रीबिल्ड भी हो सकता है, वो दोबारा अपनी इमारतें भी खड़ी कर सक देखें, आप इमारतें तबाह कर सकते हैं, आप उनके एटॉमिक जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन उनका जो अज़्म है, जो उनका हौसला है, उसको आप नहीं तोड़ सकते। और ये आप जो पहले देख चुके हैं मुख्तलिफ ममालिक में कि आप अज़्म और हौसला लोगों का नहीं तोड़ सकते हैं, वो दोबारा रीबिल्ड कर लेंगे। ईरान के हवाले से जो मुझे खदशा है या जो मैं इस आउटकम देख रहा हूँ, देखें बर्बादी अपनी जगह पे कितना जानी नुकसान होगा, कब तक ये वार चलेगी, ये तो मैं अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये जो कुछ हुआ, इसराइल ने जो कुछ किया है और उसकी जिस तरह पुष्टपनाही की गई है, अब बाकी ममालिक बैठेंगे, वो ज़रूर ये सोचेंगे कि अगर हमें इस तरह की प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक से, इस तरह की एग्रेशन से बचना है, तबाही से बचना है, तो हमारे पास वो डेटरेंस होना चाहिए, जिस डेटरेंस ने पाकिस्तान को बचाया, जिस डेटरेंस ने आज तक शुमाली कोरिया को बचाया हुआ है। अब आप ये कहना कि ईरान ने अपने आप को रोका हुआ था, तो कितना अरसा वो रोकेंगे? अगर उनके पास आप एक लम्हे के लिए ही सोचें कि अगर उनके पास ये डेटरेंस रियल सूरत हाल मौजूद होती, अगर उनके पास जो है वो ये असासा होता, ये एसेट होता, तो क्या इज़राइल ऐसी हिम्मत करता? क्या दुनिया इस तरह जो है वो इज़राइल की पुष्टपनाही करती? तो अब मुख्तलिफ ममालिक ईरान समेत हो सकता है ये भी सोचें, तो फिर दुनिया का पूरा नक्शा जो है वो आप आगे बदलता देख रहे हैं या मैं कम अज़ कम ज़रूर बदलते देख रहा हूँ कि सोच बदलेगी, अंदाज भी बदलेंगे, हो सकता है ईरान भी अपना अंदाज बदल ले। लोगों को मारने से, इमारतें बर्बाद करने से, तबाह करने से ना आप रास्ते रोक सकते हैं, ना अज़्म और हौसला रोक सकते हैं। और अगर आपको अफ़गानिस्तान से, फिर वही बात है, अगर आपको अफ़गानिस्तान से निकलना पड़ा, पूरी मिलिट्री माइट जो है वो नाकाम रही है, तो ईरान तो उससे बहुत तगड़ा है, बहुत आगे है। करम यहाँ साहब, पे भी ये जो है वो एक मुश्किल किसी आपको फॉरेन लैंड को डिक्टेट करने की जो सोच है नेतन्याहू की और वेस्ट की, इसमें से कब बाहर आएंगे? उनका मसला सिर्फ ये नहीं है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार हैं या वहाँ पर कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी है, मसला ये भी है कि रजीम चेंज की भी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है इसराइली मिनिस्टर्स की जानिब से। धमकियाँ ऑन एयर लाइव, धमकियाँ रियल टाइम में धमकियाँ दी जा रही हैं। तो मतलब फॉरेन लैंड सब कुछ इजराइल की मर्जी से करे कि ये भी बंद कर दो, वो भी कर दो, अपना लीडर भी चेंज कर दो, ये भी कर दो, अपनी खवातीन को ये हक दो, ये ना दो, पूरा डिक्टेट करे वो कि क्या लॉ बनना चाहिए ईरान का, फिर जाके सुकून आएगा उनको। नहीं, मैं नहीं समझता कि वो मसला जो है वो सिर्फ इतना है कि वो डिक्टेट करेंगे कि आप अपनी हुकूमत इस तरह की रखें या इन लोगों को निकालें या इनको बिठा दें इक़्तिदार में। मसला तो सिर्फ ये है कि आप में अज़्म बरकरार ना रहे, आप में हौसला बरकरार ना रहे, आप आंखों में आंखें डालकर बात करने के काबिल ना रहें, सिर्फ वो ये चाहते हैं। बाकी जो है वो अगर आज मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर आज आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से ये बयान आ जाए
कि ईरान लीबिया की तरह अपने तमाम एटमी असासे आलमी बरादरी के हवाले कर रहा है। आए उखाड़ कर सारे सेंट्रीफ्यूजेस ले जाएं, जो यूरेनियम अफसुदा की हुई है वो ले जाएं। तो इसराइल को आयतुल्लाह खामनाई से भी कोई मसला नहीं है, जिसको निशाना बनाने, जिनको निशाना बनाने के वो बार बार जो है ना वो धमकी दे रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि वो इसराइल की तरफ से फिर धमकी आई है कि आज हम जो है वो कोई बहुत अहम टारगेट्स जो है वो उनको निशाना बनाने वाले हैं। उससे पहले ट्रंप साहब जो है वो जाते जाते कनाडा से कह गए कि तेहरान वाले जो है तेहरान खाली कर दें, इनखला कर दें और कुछ बहुत बड़ा होगा। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या जो है वो सीज फायर होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, इससे भी कुछ ज्यादा बड़ा होगा। अब अल्लाह खैर करे कि क्या बड़ा होगा, लेकिन जितना मर्जी बड़ा हो, फिर मैं वही कह रहा हूँ, जितना मर्जी बड़ा हो, आप जो है वो अगर अफगानिस्तान में नाकाम रहे हैं तो आप ईरान में भी नाकाम रहेंगे। इमारतें बर्बाद कर लें, तबाह कर लें, वो दोबारा बन जाएंगी, रीबिल्ड हो जाएंगी। एटॉमिक सबसे जो मुझे सबसे ज्यादा जो है वो खतरा वो था, लेकिन अभी अभी उससे हम बच गए, कि जो आपने जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया और पूरी दुनिया ने उस पर चुप साध ली है। यूक्रेन में जब जोहरी प्लांट पे रूस ने हमला किया था, तो ये सारा नेटो, यूरोप, अमेरिका ये रूस पर चढ़ दौड़े थे कि ये जो है वो आलमी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। बड़े पैमाने पे जो है वो लोगों को, उनकी जिंदगियों को और पूरी जो है वो उस खित्ते को जो है वो आपने दांव पे लगाया है। और उसकी जवाबदेही के लिए जो है रूस को जिम्मेदार और पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था। तो जब इसराइल जो है वो जोहरी तनसीबात को निशाना बना रहा है, जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल है, यूरेनियम अफजूदा पड़ी हुई है, सेंट्रीफ्यूजेस हैं, वहां पे काम हो रहा है, और अगर वहां से रेडिएशन फैलती है तो वो कितना बड़ा जो है वो अलमिया होगा इंसानी तारीख का, कितना बड़ा नुकसान होगा। चेरनोबिल में एक हादसाती वाकया हुआ, वो हम देख चुके हैं कि क्या हुआ था। फिर जापान में जो हुआ वो भी हमने देखा है, गो उसका इम्पैक्ट कम था। तो इस पे जो है वो दुनिया इस पे भी खामोश है। तो दुनिया ने शायद ये तय कर रखा है कि हमने इसराइल को खुली छूट दे के रखनी है, वो जो मर्जी करे, जो कहेगा वो कानून है, जो कहेगा वो हक है, जो कहेगा उसके पीछे चलना है और उसकी बात माननी है। लेकिन इसके बावजूद खित्ते में उस वक्त तक इसराइल की चौधराहट कायम नहीं हो सकती जब तक ईरान और उसके बाद दो और ममालिक को वो अच्छी तरह मिलियामेट नहीं कर लेता, जो उनका टारगेट है। करम साहब, सिर्फ मैं आपसे मुख्तसरन ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप बहसीत पाकिस्तानी, आपको क्लैरिटी है कि अगली बारी पाकिस्तानियों की है, पाकिस्तान की हुकूमत तक को बड़ी क्लैरिटी लग रही है। बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें ये क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही, उनको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि ये स्टेटमेंट से कुछ आगे बढ़कर, चंद फ़ोन कॉल से कुछ आगे बढ़कर उनको ईरान के लिए करने की ज़रूरत है? देखें, जो आलमी मंजरनामा है उससे आप भी आगाह हैं, जो इस वक्त के डायनामिक्स हैं। कोई भी मुल्क जो है वो अब दूसरे मुल्क के साथ प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकता है किसी जंग में या किसी तनाज़े में। आप सिफारती तौर पर आप जो है वो अखलाकी तौर पर उनकी हिमायत कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं। वो मेरा ख्याल है कि अखलाकी हिमायत या साथ जो है वो कई ममालिक की तरफ से और गैर मुतवक्के तौर पर जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से भी आई है ईरान के लिए। जंग तो ईरान ने अपनी जो है वो खुद लड़नी है। रही आपकी ये बात, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा कि अगली बारी पाकिस्तान की, अभी पाकिस्तान की बारी नहीं है। पाकिस्तान के पास वो डेटरेंस मौजूद है जो दुश्मन को रोकता रहेगा कि इधर का रुख नहीं करना है। वरना अगर जरूरत पड़ी, जब देखे ना वो कहते हैं ना वो इंग्लिश में एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, तो वो अगर पाकिस्तान महसूस करेगा तो वो जो डेटरेंस आपके पास है वो तो किसी के पास नहीं है। वो तुर्की के पास भी नहीं है, मलेशिया के पास भी नहीं है, सऊदी अरब के पास भी नहीं है। तो अभी पाकिस्तान की नेक्स्ट जो है वो मैं नहीं समझता कि बारी आएगी। वो पहले कुछ और इधर उधर रुख करेंगे, और कुछ ममालिक जो है वो आप अरब ममालिक कह लें या ईरान के पड़ोसी ममालिक, वो तो शुतुरमुर्ग वाला हाल है कि रेत में मुंह छुपाया हुआ है कि शायद हमारी बारी नहीं आएगी, खतरा हमारी तरफ नहीं बढ़ रहा है। खतरा सबकी तरफ बढ़ रहा है, और आपने मिलजुल के कोई एफर्ट करनी थी वो आपने नहीं की। आपका सबसे बड़ा जो जुर्म है, सजा मिलेगी, मैं फिर कह रहा हूं, वो सबसे बड़ा जुर्म था जो गजा के मामले पे आपने मुजरमाना खामोशी इख्तियार की है। अल्लाह के हुजूर जाना है, आपने जवाब देना है। जो आपने, आपकी रूहों ने वो जो कहते हैं ना अलस्तु बिरब्बिकुम, वो आप भूल गए कि वो गजा वाले जो है वो आपके भाई बहने हैं, वो बच्चे मासूम आपके बच्चे हैं। आपने वो जो कभी जुर्म इसराइल ने जो किया सो किया, मुसलमान हुक्मरानों ने जो कभी जुर्म किया है,
उसका भुगतान इन्हें भुगतना है, चाहे इनकी हुकूमतें जाएं, इनके मुल्कों पे हमले हों, इनके इक़्तिदार जाते रहें, तबाही और बर्बादी हो, जो मर्जी हो, बारी बारी सबकी बारी आएगी। सही, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।